नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अपन रीड साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीड के साइकोलॉजी के जितने भी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। और ये अपना यूनिट नंबर 2 से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अधिगम से संबंधित डेफिनेशन देखी, अपने ट्रिक्स के साथ देखी, बिल्कुल आपको वहीं के वहीं सारा मैटर याद करवाया। और आज अपन अधिगम के प्रकार की बात करेंगे। रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है अधिगम के कौन कौन से प्रकार हैं, और भी जितने भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात कर चुके हैं। लेकिन अन्य चीज़ें जो हैं, जैसे अधिगम की अवधारणाएं हैं, व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी है, संरचनावादी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज का वीडियो यूनिट नंबर 2 के लिए दूसरा पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है रीड के लिए, तो ज़रूर देखें। और अधिगम के प्रकारों की अगर बात करें तो सामान्य अवधारणा के अनुसार 3 प्रकार हैं अधिगम के। एक तो है ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है भावात्मक अधिगम और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। अधिगम का दोस्तों अर्थ आप लोगों को पता ही है, अधिगम का अर्थ है सीखना, ठीक है। तो ज्ञानात्मक अधिगम जो है उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? प्रत्यक्षात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक और तीसरा साहचर्यात्मक। प्रत्यक्षात्मक का क्या अर्थ है? वस्तुओं को देखकर, सुनकर या छूकर समझकर सीखना। देखकर, सुनकर, छूकर सीखना जो है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्षात्मक अधिगम मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ आ गया होगा। किसी वस्तु को अपन देख करके सीखें या सुन करके सीखें या छू कर सीखें, इन सब को जो है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम में रखते हैं। और ये जो चीज़ है, इस प्रकार का जो अधिगम है वो शेषवावस्था में होता है। तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम कब होता है? शेषवावस्था में स्टार्ट हो जाता है, बाद में भी होता है लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम में अपन तर्क, चिंतन, कल्पना के आधार पर सीखते हैं। ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो प्रारंभ होता है। फिर है साहचर्यात्मक अधिगम। तो पुराने ज्ञान के द्वारा सीखना, यानी पुराने ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान को प्राप्त करना ही जो है वो साहचर्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। और ये तीनों अवस्थाओं में होता है। एक प्रकार से शेषवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी इस प्रकार का अधिगम होता है। तो दोस्तों, ये था ज्ञानात्मक अधिगम, जिसको अपन प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और साहचर्यात्मक अधिगम में बांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा दूसरा पार्ट अधिगम का, भावात्मक अधिगम। भावात्मक जो अधिगम है उसमें क्या आएगा? कोमल भावनाओं द्वारा सीखना। बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। इन सॉरी, आज थोड़ा सा गला जो है वो खराब है। तो भावात्मक अधिगम में क्या आएगा कि कोमल भावनाओं के द्वारा सीखना, यानी बच्चों की जो रुचियां होती हैं उनको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा किस चीज़ में रुचि ले रहा है, क्या वह सीखना चाहता है, क्या नहीं सीखना चाहता है, इन चीज़ को अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो सीखना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक नाम से ये पता चल रहा है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। किसी काम को, किसी कला में निपुणता लाने के लिए अपने को उसको करके सीखना पड़ता है। जैसे चाहे खेलना हो गया, चाहे संगीत हो गया, चाहे नृत्य हो गया, ये जो है वो लर्निंग बाय डूइंग यानी क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम के 3 प्रकार अपन सामान्य तौर पे मान सकते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब बात करेंगे अपन रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो रॉबर्ट गेने ने जो है अधिगम के 8 प्रकार दोस्तों बताए हैं और 1970 में इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन 8 प्रकारों का जिक्र किया है। तो ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट गेने ने अपनी कौन सी पुस्तक में जो है अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 1970 में इन्होंने ये पुस्तक जो है विमोचित की थी। तब इन्होंने ये प्रकार बताए थे, अधिगम के 8 प्रकार। और इनको इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, ये जो प्रकार हैं 8 प्रकार, ये सरल से जटिल की ओर, सरल से कठिन की ओर हैं। तो पहला जो प्रकार है वो क्या है? देखिए, संकेत अधिगम है। पहला प्रकार है संकेत अधिगम, जिसको इन्होंने कहा कि संकेत अधिगम जो है वो सीखने का निम्न स्तर है। दूसरा अधिगम बताया उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, जिसको एसआर सिद्धांत या थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। यह भी बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा बताया श्रृंखला अधिगम।
चौथा है बताया शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, पांचवा विभेद अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम या सिद्धांत अधिगम और आठवां प्रकार बताया इन्होंने समस्या समाधान अधिगम। और समस्या समाधान अधिगम को सीखने का या अधिगम का उच्च स्तर बताया है। ध्यान में रखिएगा, अधिगम का उच्च स्तर पूछ ले रॉबर्ट गेने के अनुसार तो वह समस्या समाधान अधिगम, और अधिगम का निम्न स्तर या सीखने का निम्न स्तर क्या है रॉबर्ट गेने के अनुसार तो वो है संकेत अधिगम। अब दोस्तों संकेत अधिगम क्या है देखिए, स्कूल की घंटी बजने पर बैग बंद कर लेना, यानी कि बच्चों को संकेत मिल गया, घंटी बजने का संकेत मिलते ही बच्चों ने क्या कर लिया, बैग बंद कर लिया, उनको पता चल गया अब छुट्टी होने वाली है। यानी कि एक छोटा सा संकेत मिलते ही सारी बात समझ में आ जाना क्या कहलाता है, संकेत अधिगम कहलाएगा। ठीक है, जैसे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। कुत्ते वाला प्रयोग जो है लार वाला वो अपन बाद में देखेंगे, वो इसी के ऊपर आधारित है, संकेत अधिगम के ऊपर ही। दूसरा आपका अधिगम है दूसरा प्रकार है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। यह है एसआर सिद्धांत या थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो इसी के ऊपर आधारित है। बिल्ली वाला प्रयोग वो भी अपन अधिगम के सिद्धांतों में पढ़ेंगे। और इसका अपन देख सकते हैं इस प्रकार से कि विज्ञप्ति आने पर परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करना जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया, यानी अपने को कोई उद्दीपन मिल जाए, यानी कि विज्ञप्ति अपने लिए क्या हो गई, एक उद्दीपक की तरह हो गई। उद्दीपक अपने को मिलते ही अपन ने तैयारी शुरू कर दी तो अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिया, यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह भी समझ गए होंगे। फिर है श्रृंखला अधिगम, यानी श्रृंखलाबद्ध रूप से सीखना, कड़ी से कड़ी जोड़ करके सीखना जो है वो आपका श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आएगा। और स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, तो इसको भी अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम क्या है, दूर से आवाज़ देने पर मुड़कर देखना, ये शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम के अंतर्गत आएगा। शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम के अंतर्गत क्या आएगा, आपका आएगा दूर से आवाज़ देने पर मुड़कर देखना, जो वो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है क्योंकि सब जैसे ही आवाज़ सुनी पीछे मुड़ के देखेगा तो ये शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम रहेगा। फिर है विभेद अधिगम, यानी विभिन्न रंगों में अंतर करना जो है, जैसे विभेद अधिगम होगा, यानी किसी भी चीज़ में विभेद करना। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं बस कि रंगों में विभेद करना, बाकी किसी भी चीज़ में विभेद करना जो विभेद अधिगम के अंतर्गत ही आता है। लेकिन एग्जाम्पल दिया है कि विभिन्न रंगों में अंतर करना, वो क्या है, विभेद अधिगम का ही जो है आपका प्रकार है या एग्जाम्पल है। विभेद अधिगम का मतलब सीखना, विभेद मतलब अंतर करना, तो अंतर करना सीखना, किसी भी चीज़ में अंतर करना सीखना विभेद अधिगम के अंतर्गत आएगा। फिर है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम यानी कि विचार अधिगम भी इसको बोलते हैं, किसी वस्तु की सार्वभौमिकता का ज्ञान होना, यानी कि गाय नाम लेते ही अपने को पता चल जाए किसके बारे में बात करें, हिटलर नाम लेते ही पता चल जाए, मंदिर नाम लेते ही पता चल जाएगी कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, यानी किसी एक वस्तु का नाम लेते ही अपने दिमाग में उसके प्रति विचार आ जाएं। ठीक है, सातवां अधिगम नियम या सिद्धांत अधिगम, नियमों के माध्यम से सीखना इसके अंतर्गत आता है। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करना सीखना जो है वो नियम या सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत ही आएगा। फिर है समस्या समाधान अधिगम, चिंतन का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो इसमें किया जाता है, और कठिनाइयों को स्वविवेक से दूर करना इसी अधिगम के अंतर्गत आता है। इसीलिए सीखने का उच्चतम स्तर जो है वो समस्या समाधान अधिगम को ही माना गया है। यानी समस्या समाधान अधिगम का अर्थ है कि समस्या का समाधान करना अगर बच्चा सीख लेता है, यानी कि वह सीखने के उच्चतम स्तर पर चला गया है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 प्रकार हैं अधिगम के, और इन 8 प्रकारों में जो उच्चतम स्तर है वो मैंने आपको बता दिया कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम जो है वो आपका उच्चतम स्तर है। वहीं संकेत अधिगम वह जो है, संकेत अधिगम जो पहला प्रकार इन्होंने बताया वह सीखने का निम्न स्तर जो है वो बताया गया है, किसके द्वारा, रॉबर्ट गेने के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अधिगम की अवधारणाओं के बारे में। तो अधिगम की दोस्तों 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं। पहली अवधारणा है उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहारवादी अवधारणा। उद्दीपक अनुक्रिया या व्यवहारवादी अवधारणा, इसमें अपन 2 देखेंगे, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। फिर है
उद्दीपक अवधारणा या संज्ञानात्मक अवधारणा, और तीसरी अवधारणा है संरचनावादी अवधारणा। ठीक है साथियों, देखिए उद्दीपक अनुक्रिया या व्यवहारवादी अवधारणा में पहले है पुनर्बलन, और उसमें भी सकारात्मक पुनर्बलन। इसके समर्थक कौन हैं? थॉर्नडाइक हैं, पावलाव हैं, स्किनर हैं और हल हैं। ये इसके आपके समर्थक हैं। अपुनर्बलन जिसमें समीपता के बारे में बात की गई है, इसके समर्थक हैं एडविन गुथरी और वाटसन। बस इनको थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके समर्थक कौन कौन हैं। जो व्यवहारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि बालक के व्यवहार के परिवर्तन के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। व्यवहारवादियों ने क्या कहा है कि बालक में के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा वातावरण जिम्मेदार है। ये किसने कहा है? व्यवहारवादियों ने कहा है। व्यवहारवादी कौन कौन है? थॉर्नडाइक है, पावलाव है, स्किनर है, हल है, एडविन गुथरी है, वाटसन है। ये सारे के सारे क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। इसमें एडविन गुथरी और वाटसन अपुनर्बलन समीपता के सिद्धांत पर का समर्थन करते हैं, और जो है थॉर्नडाइक, पावलाव, स्किनर और हल पुनर्बलन या सकारात्मक पुनर्बलन का जो है वो आपका समर्थन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता जो है वो व्यवहारवादियों की ही देन है। पूछ लिया जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता किसकी देन है, तो वस्तुनिष्ठता जो है वो व्यवहारवादियों की ही देन मानी जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पहले तो इन मनोवैज्ञानिकों का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन सा जो है वो किससे संबंधित है, और ये नाम याद होने के बाद ये भी याद होना चाहिए कि जो है व्यवहार परिवर्तन के लिए जो है सबसे अधिक वातावरण को किसने महत्व दिया, तो व्यवहारवादियों ने दिया। फिर वस्तुनिष्ठता जो है, शिक्षा में वस्तुनिष्ठता किसकी देन है, तो शिक्षा में वस्तुनिष्ठता जो है वो देन किसकी है? व्यवहारवादियों की है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अपन संज्ञानात्मक अवधारणा, इसके समर्थक कौन हैं? जीन पियाजे हैं, कोहलर हैं, कोफ्का हैं, कुर्ट लेविन, बांडूरा, मैक्स वर्दीमर। ये सारे के सारे जो है मनोवैज्ञानिक हैं। ये संज्ञानात्मक अवधारणा के जो है आपके समर्थक हैं। संज्ञानात्मक अवधारणा से अर्थ अपन क्या लेंगे कि सीखने में चिंतन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? आपके संज्ञानवादी अवधारणावादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया कि सीखने में चिंतन जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा? आपके संज्ञानात्मक अवधारणा जिन्होंने दिया उन्होंने ऐसी बात बोला है। ठीक है, नेक्स्ट समस्या समाधान पर बल जो देने वाला जो अवधारणा वो कौन सी है? संज्ञानात्मक अवधारणा है। फिर है पूर्णाकार पर आधारित ये जो अवधारणा है संज्ञानात्मक अवधारणा, ये किसके ऊपर आधारित है? पूर्णाकार पर आधारित है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट, चिंतन पर बल देना, समस्या समाधान पर बल देना और पूर्णाकार पर आधारित जो है वो कौन सी अवधारणा है अधिगम की? तो संज्ञानवादी जो अवधारणा है वो अवधारणा आपकी इन तीनों चीज़ों पर, चिंतन, समस्या समाधान और पूर्णाकार पर बल देती है। फिर है संरचनावादी अवधारणा, तो इसके जो समर्थक है संरचनावादी अवधारणा के वो विलियम वुंट हैं, टिचेनर हैं, विलियम जेम्स हैं, जेरोम ब्रूनर हैं, वाइगोत्स्की हैं, गार्डनर हैं। इन्होंने क्या कहा कि मानसिक क्रिया के क्या और क्यों का अंतर जो इन्होंने बताया, मानसिक क्रिया के क्या और क्यों का अंतर इन्होंने बताया। अध्ययन को अनुभव आधारित उन्होंने बताया। प्रथम प्रयोगशाला जो है इन्हीं की देन है, क्योंकि विलियम वुंट के द्वारा विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रथम प्रयोगशाला भी इन्हीं की देन मानी जाती है। किनकी देन मानी जाती है? आपकी संरचनावादियों की। और अध्ययन को अनुभव पर आधारित किसने बताया? संरचनावादियों ने ही जो है ये बताया इन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मानसिक क्रिया के क्या और क्यों का अंतर जो है, इन दोनों में क्या और क्यों में अंतर किसने बताया? ये भी संरचनावादियों ने ही बताया। और संरचनावादी कौन कौन हैं, कौन कौन संरचनावादी अवधारणा के समर्थक हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों के नाम जरूर आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किस अवधारणा का समर्थन करता है। ज़्यादा तो नहीं है अवधारणाएं, अधिगम की केवल 3 ही अवधारणाएं हैं, व्यवहारवादी अवधारणा, संज्ञानात्मक अवधारणा और संरचनावादी अवधारणा। इनको आसानी से याद रखिएगा और इनके मनोवैज्ञानिकों को भी आपको याद रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न आ सकते हैं। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले बात करें शारीरिक कारकों में, तो आयु, स्वास्थ्य, भोजन, रूप, रंग, थकान, सारे के सारे जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक, इसमें बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या रुचि, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। और अभिप्रेरणा
दोस्तों अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ध्यान में रखिएगा, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है आपका अभिप्रेरणा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में शिक्षक से संबंध, पारिवारिक संबंध, मित्रों व समाज से संबंध इसके अंतर्गत आएंगे। फिर है विद्यालय कारक। कक्षा का वातावरण कैसा है, विद्यालय की स्थिति कैसी है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं, केवल मजाक ही किया जा रहा है या पढ़ाया भी जा रहा है, कैसा वातावरण उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं, कक्षा का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सीखना जो है इन सभी के ऊपर जो है आधारित होता है, यानी एक प्रकार से सबसे प्रभावित होता है। भाई कक्षा का वातावरण सही नहीं रहेगा तो अधिगम बच्चा कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रभावित करता है। अन्य कारकों में देखें तो परिपक्वता, जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता जाता है, थोड़ा सा अधिक समझने लगता है चीज़ों को। हालांकि सीखने की क्षमता जो है वो कम होती है, लेकिन समझता ज़्यादा है चीज़ों को। शिक्षक की संप्रेषणीय क्षमता, यानी कि शिक्षक किस प्रकार से समझा पा रहा है, शिक्षण विधियाँ कौन सी काम में ले रहा है, सीखने का समय कितना दिया जा रहा है, तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो अधिगम को प्रभावित करती हैं। कार्य की प्रगति सरल या जटिल जो है किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब दोस्तों अभिक्षमता क्या होता है। अभिक्षमता है वह जो है वो क्या होता है, जन्मजात योग्यता। अभिक्षमता किसको बोलते हैं अपन, जो जन्मजात योग्यता होती है उसको बोला जाता है अभिक्षमता। याद रखिएगा इन दोनों शब्दों को, संप्रेषण और अभिक्षमता। अभिक्षमता होती है जन्मजात योग्यता। किसी बच्चे की जो जन्मजात योग्यता है, किसी भी बच्चे की जो जन्मजात योग्यता है उसको अभिक्षमता बोला जाता है। और बात कहने का तरीका जो है वो संप्रेषण कहलाता है। बात कहने का तरीका क्या कहलाएगा, संप्रेषण कहलाएगा। और जन्मजात योग्यता को अपन अभिक्षमता बोलते हैं। ये याद रखिएगा इस पॉइंट को कि आयु बढ़ने पर अधिगम क्षमता घटती है। जो अधिगम क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है बच्चे की, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अब जो सीखने की जो क्षमता है वो घट जाती है किसके साथ, आयु बढ़ने के साथ। यानी कि आयु तो बढ़ेगी और सीखने की क्षमता जो है वो घटेगी। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसके सीखने की क्षमता, इच्छा वो कम होती जाती है। ठीक है, तो आयु बढ़ने के साथ अधिगम क्षमता घटती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों अपन बात करेंगे आज जो अपन ने पढ़ा और कल पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और उसमें पहला अपना प्रश्न है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है, R.S. वुडवर्थ की, गेट्स की, स्किनर की या क्रो की। तो यह डेफिनेशन किसकी है कि सीखना विकास की प्रक्रिया। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 डेफिनेशन है वुडवर्थ की, जिसमें सीखना विकास की प्रक्रिया भी है, तो वुडवर्थ की डेफिनेशन रहेगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा, R.S. वुडवर्थ। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी इसकी, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, अधिगम से संबंधित पहले वीडियो को, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ, गेट्स, गिलफोर्ड या मॉर्गन। दोस्तों जिन लोगों ने वो वीडियो देखा आसानी से बता सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, आसानी से याद हो गया होगा कि व्यवहार, गिल्लू के साथ व्यवहार हुआ और उस व्यवहार के कारण गिल्लू ने क्या व्यवहार किया, ये सारी बातें कल अपन ने की। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की डेफिनेशन किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, करके सीखना किस प्रकार का अधिगम है, लर्निंग बाय डूइंग, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम। दोस्तों अधिगम के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 प्रकार बताए थे, लेकिन वैसे अपन देखें तो 3 प्रकार बताए थे सामान्य तौर पे, जिसमें क्रियात्मक अधिगम जो है उसको करके सीखने पर आधारित बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चौथा अपना प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर है, 1 संकेत अधिगम, 2 श्रृंखला अधिगम, 3 नियम अधिगम, 4 समस्या समाधान अधिगम। देखिए साथियों, रॉबर्ट गेने ने 1970 में जो है अपनी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बताया कि अधिगम के 8 प्रकार उसमें उन्होंने बताए थे। ठीक है, अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला प्रकार था संकेत अधिगम, जिसको सीखने का निम्न स्तर
ठीक है। सीखने का निम्न स्तर किस अधिगम को बताया था? आपके संकेत अधिगम को बताया था। और उच्च स्तर किसको बताया था? समस्या समाधान अधिगम को, जो कि 8वां प्रकार था और ये सरल से कठिन के क्रम में रखे गए थे ये अधिगम के प्रकार। तो यहाँ पे समस्या समाधान अधिगम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही जो है रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है उच्च स्तर है सीखने का। तो सीखने का उच्च स्तर क्या बताया रॉबर्ट गेने ने? आपका समस्या समाधान अधिगम को बताया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अधिगम की संरचनावादी अवधारणा के समर्थक कौन हैं? विलियम वुंड, टिचेनर, जेरोम ब्रूनर, उपयुक्त सभी। जो अधिगम की 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं उसमें संरचनावादी अवधारणा के समर्थक कौन हैं? यहाँ पे जो तीनों मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं वो तीनों के तीनों जो हैं वो संरचनावादी अवधारणा के समर्थक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।